हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा फिटर थ्योरी क्लास को लेकर एक बार फिर से आपके साथ हूं। और ये जो क्लास है ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा पहला मॉड्यूल है सुरक्षा, हम पहले मॉड्यूल के बारे में पढ़ रहे थे ना, मॉड्यूल 1 के बारे में पढ़ रहे थे सुरक्षा। तो सुरक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको दिखा देते हैं एक बार। जैसा सुरक्षा के प्रकार, हमने कौन कौन से सुरक्षा के उपकरण हमें इस्तेमाल करने चाहिए, उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हेलमेट, जूते, पीपीई किट, जो जिनको बोलते हैं पीपीई किट, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको बताया गया था। इसको याद कर लीजिएगा, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये सवाल कि पीपीई क्या होता है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि हमें किस किस अपने जो कपड़े हैं, जो पहनावा है, वो हमें किस प्रकार का रखना चाहिए। और सुरक्षा मैंने बताई थी आप लोगों को 3 प्रकार की होती है, एक सामान्य सुरक्षा, एक व्यक्तिगत और एक मशीन की सुरक्षा। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे, सुरक्षा से ही संबंधित है, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट एड, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार भी इसे कहते हैं, फर्स्ट एड। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि घटना स्थल पर जब भी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, ये तो मैंने आपको पहले पढ़ाया कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है कि आपको चोट ना लगे। और बाय द वे, अगर आपको चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में हमें क्या कार्य करना है, ये हमें फर्स्ट एड से पता चलेगा। आप भी जानते हैं कि हर नॉर्मल व्यक्ति को एक बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे या उसको क्या प्राथमिक उपचार देंगे ताकि उसकी जान वहां पर बच सके। तो इसी से संबंधित ये पूरा चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके निजी जीवन में भी बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक उपचार क्या है, दूसरा प्राथमिक उपचार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या क्या है। इसमें एक प्रक्रिया होती है एबीसी की, प्राथमिक उपचार के दौरान एबीसी एक प्रक्रिया होती है, वो भी आपको बताई जाएगी क्या होती है। एबीसी बहुत ही आसान शब्द है याद रखने के लिए। और पीड़ित को हम प्राथमिक उपचार कैसे दें, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राथमिक उपचार होता क्या है। प्राथमिक चिकित्सा जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड, याद रख लीजिएगा, फर्स्ट एड, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा। इसका सीधा सा एक मैं आपको अगर परिचय दूं तो घटना स्थल पर दिए गए उपचार को, घटना स्थल पर तत्काल दिए गए सहायता को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में कट लग गया तो आप तुरंत क्या करेंगे, उसे आप डेटॉल से साफ करेंगे, उस पर आप बीटाडीन लगाएंगे, उस पर पट्टी लगा देंगे। तो ये क्या है, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट एड। आपने तुरंत एक प्राथमिक चिकित्सा कर दी, उसकी मदद कर दी। अब उसके बाद अगर कट गहरा है, ज्यादा लग गया है, तो उस पर टाँके अगर लगने तो वो तो आप लगा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या होगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें क्या करना है, उसके ब्लड को रोकना है ताकि खून ज्यादा ना बहे, जिससे उसे वो बेहोश हो सकता है। तो हमें क्या करना है, प्राथमिक सहायता देनी है तत्काल, कि उसका ब्लड रोक के हमें तुरंत डॉक्टर तक उसे पहुंचाना है। अब जैसा आप देखिए, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा किसी ऐसे व्यक्ति के जरूरतों को आकलन करने के लिए है या संबोधित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है। घुटन, दिल का दौरा, एलर्जी प्रतिक्रिया, दवाओं या अन्य चिकित्सा आपात स्थितियों के कारण घायल हो गए शरीर संकट में है। बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति के शारीरिक स्थिति, उपचार के सही तरीके को शीघ्रता से निर्धारित करता है। स्वर्णिम समय का यहाँ अर्थ आप वो मत समझिए गोल्डन पीरियड किसी और चीज का चल रहा है। यहाँ स्वर्णिम समय होता है जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, तो 30 मिनट का हमारे पास जो समय होता है उसी को हम बोलते हैं स्वर्णिम समय। इस 30 मिनट का मतलब ये होता है कि उस 30 मिनट के अंदर अगर उसे सही उपचार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है।
अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है डॉक्टरों को भी उनकी जान बचाना। तो 30 मिनट के अंदर अंदर हमें प्राथमिक चिकित्सा देकर उसे डॉक्टर तक पहुंचाना होता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको स्वर्णिम समय। आपने जैसे इसमें देखा है सिर की चोट, कई आघात, दिल का दौरा, स्ट्रोक, अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है किसी को भी, जैसे एकाएक किसी को दिल की धड़कन रुक जाती है तो दिल हाथ बाई बाई छाती पर रखकर वो बैठ जाता है। इसका मतलब क्या है, उसे हार्ट अटैक आया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या, हमारे पास 30 मिनट होते हैं, हमें उसके उसी दौरान उनको प्राथमिक सहायता देनी है और उनको डॉक्टर तक पहुंचाना होता है। ये बहुत ही नाजुक दौर होता है मरीज के लिए। उस कंडीशन में हमें क्या क्या करना चाहिए अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है? तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। स्थिति का मूल्यांकन करें। पहले आपको क्या करना है, प्राथमिक उपचारकर्ता को देखना है कि हमारा जो मरीज है वो किस कंडीशन में है। अगर जहरीले धुएं, गैसों या किसी इमारत में ऐसे फंसा हुआ है जहां बिजली के तार लगे हुए हैं, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। अगर वो करंट से संदर्भित है तो आप उसको तुरंत पकड़ना नहीं है, आप भी करंट की चपेट में आ सकते हैं। या कोई ऐसी दुर्घटना सड़क के बीचों बीच हो गई है, आप उसको वहीं पर पकड़कर उसको प्राथमिक सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाड़ी, कोई दूसरी गाड़ी आकर आपको भी कुचल सकती है। तो स्थिति का मूल्यांकन का अर्थ ये है कि पहले आपको ये देखना है कि जो मरीज है, जो घायल है, वो उसकी कंडीशन क्या है। वो आग के अंदर फंसा हुआ है, अगर आग में है तो उसे आग से बाहर निकालें। जहां धुआं फैला हुआ है तो उसको धुएं से पहले बाहर निकालें। सड़क के किनारे, सड़क पर बीचों बीच है, उसको पहले एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आइए। तो सबसे पहली स्थिति क्या है, अगर बिजली की चपेट में है तो सबसे पहले मेन स्विच बंद कीजिए, फिर उसे उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर लाइए। फिर उसके बाद जो भी आपको उसके ऊपर उपचार करना है, प्राथमिक सहायता देनी है, उसके बाद आप करेंगे। तो पहला जो स्टेप होता है प्राथमिक सहायता का, वो होता है ABC। ABC का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति मूर्छित है, अवाक है, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है या सांस नहीं ले रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो उसको पहले सीधा लिटा दे जमीन पे, उसको एकदम सीधा लिटा देना चाहिए। उसके बाद ए का मतलब होता है क्या, एयर, याद रखिएगा, एयर। एयर मतलब होता है वायु, वायु मार्ग, मतलब उसको वायु मार्ग चेक कीजिए कि उसकी जो जीभ है वो कहीं पीछे की तरफ लुढ़क तो नहीं गई है, ताकि जो उसकी जो सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है और उसका उसका गला बंद हो गया हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वायु मार्ग। और दूसरा हमें क्या चेक करना है, बी। बी मतलब होता है ब्रीथ। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, क्या वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये आपको चेक करना है। तीसरा क्या चेक करना है, सी मतलब होता है चेक। आपको चेक करना है उसकी नाड़ी, मतलब हाथ की नाड़ी उठाकर आप चेक कीजिए, कलाई की या गले के बगल में जो नाड़ियां होती हैं, दो उंगली लगाकर आपको चेक करना है क्या उसकी नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर इसमें से व्यक्ति कुछ भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका वायु मार्ग बाधित है, तो आप उसके गले को थोड़ा ऊपर उठा देंगे, तो क्या होगा, उसकी जो गला है वो सीधा हो जाएगा और हवा उसके गले में आसानी से चली जाएगी। व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इससे आप डिसाइड करिए कि कहीं उसको हार्ट अटैक तो नहीं आया हुआ है, उसकी नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये तीनों चीजें से आप कंफर्म कर सकते हैं कि व्यक्ति जीवित है अथवा जीवित नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, पीड़ित को हिलाने से बचे। पीड़ित को जैसे जनरली लोग क्या करते हैं, जोर जोर से उसे हिलाने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी पीड़ित को बहुत ज्यादा जोर जोर से नहीं हिलाना चाहिए जब तक वो खतरे में है। पीड़ित को स्थानांतरित करने से चोट लग सकती है, खासकर रीढ़ की हड्डी की चोट के मामले में। और कोई व्यक्ति ठोकर लग के या किसी एक्सीडेंट के माध्यम से गिरा है, तो उसको उठाने से पहले ये चेक कर लें कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी तो नहीं टूट गई है, क्योंकि उसको हम लोग क्या एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हैं। तो उस समय व्यक्ति भीड़ भाड़ में इस बात का ध्यान नहीं रखता कि व्यक्ति को कहाँ पर चोट लगी है। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को किस तरीके से चोट लगी है, इसलिए उसको उस तरीके से हमें स्ट्रेचर पर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना चाहिए। आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। सबसे पहला कार्य क्या है, जैसे ही आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या दुर्घटना हो गई है, तो तुरंत आप उसे प्राथमिक चिकित्सा दीजिए और किसी अन्य व्यक्ति को बोलिए कि आप तुरंत आपातकालीन सेवाओं पे कॉल कीजिए। जैसे क्या 108 नंबर है, आप उस पर कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस आ जाती है। तो आप किसी अन्य व्यक्ति को बोलिए, क्योंकि अगर आप कॉल करने लगेंगे तो आप उसी में व्यस्त हो जाएंगे, तो चिकित्सा सहायता कौन देगा। तो सहायता देने के लिए आप किसी अन्य व्यक्ति को बोलिए, और जो वहां पर प्राथमिक उपचार देना है वो स्वयं को देना है। ठीक है।
उसके बाद यदि दुर्घटना स्थल पर अकेले हैं तो मदद के लिए पुकारने से पहले श्वास को स्थापित करने का प्रयास करें और पीड़ित को अकेला न छोड़ें। मतलब कि हमें क्या करना है, वहां पर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको वहां पर अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाना है। श्वास को स्थापित करें मतलब कि जो उसकी सांस अगर रुकी हुई है, जैसे आपके बताया था मैंने वीडियो अभी थोड़ी देर पहले, अगर उसकी सांस रुकी हुई है, उसका जीभ अगर पीछे की तरफ लुढ़क गया है, तो पहले उसकी गर्दन की कंडीशन को ठीक करेंगे ताकि वो सांस लेने लगे। उसके बाद आप किसी से दूसरी मदद लेने के लिए अप्रोच करेंगे। प्रतिक्रिया निर्धारित करें। यदि कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसे धीरे से हिलाकर उससे बात करने और जगाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसे धीरे से हिलाकर, जैसे उन्होंने बताया जोर जोर से नहीं हिलाना चाहिए, धीरे से हिलाना चाहिए। यदि व्यक्ति अनुत्तरदायी रहता है तो ध्यान से उसे साइड रिकवरी पोजीशन पर रोल करें और वायु मार्ग को खोलें। जैसा आप दिखा रहे हैं, आपको रिकवरी पोजीशन क्या होती है। सिर और गर्दन को एक साथ रखें। यहां पर आप देखिए, सिर और गर्दन को एक साथ रखें। उसका सिर पकड़ते हुए सावधानी से उसकी पीठ पर रोल करें। ये देखिए पीठ पर कैसे रोल करना है। जैसे अगर वो व्यक्ति कहीं गिरा हुआ है तो उसको एकदम सपाट उसे लिटा देना है उसके पीठ के बल, और उसके ठुड्डी को ऊपर उठाकर वायु मार्ग खोलें। जैसे उसका अगर गर्दन कहीं टेढ़ा है या किसी अन्य कंडीशन में, तो सीधा करके अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे ठुड्डी को, उसकी ये ठुड्डी होती है, इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वायु मार्ग जो होता है वो खुल जाता है और सांस, जो मरीज है वो सांस लेने लगता है। सांस लेने के संकेतों को देखें और सुने और महसूस करें। जब भी कोई व्यक्ति सांस लेता है तो उसकी जो छाती होती है वो ऊपर नीचे होने लगती है। इसे देखकर आप जान सकते हैं कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। या अपने कान को उसके नाक के पास ले जाकर देखिए आप कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। अगर पीड़ित सांस ले रहा है लेकिन बेहोश है तो सिर और गर्दन को शरीर से जोड़कर रखते हुए उन्हें अपनी तरफ घुमाएं। यह मुंह के बाहर निकालने में मदद करेगा और जीभ को उल्टी वायु मार्ग को अवरुद्ध करने से रोकेगा। इसका मतलब यह है कि पीड़ित को करवट लेने की बात कर रहा है कि इसको गर्दन, जो उसका गर्दन है और जो उसका सिर है, अगर वो अचेत अवस्था में है तो अगर आप मोड़ेंगे, उसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके गर्दन में मोच आ सकती है। इसलिए गर्दन और शरीर को एक साथ करते हुए उसके शरीर को करवट लेके एक तरफ करना चाहिए ताकि उसकी जो जीभ है वो सीधी हो जाए और वायु मार्ग जो अवरुद्ध हुआ है वो भी ठीक हो जाए। पीड़ित के परिसंचरण की जांच करें। पीड़ित के रंग को देखें और उसकी नाड़ी की जांच करें। जो नाड़ी होती है, एक तो हमारे कलाई में होती है जिसे डॉक्टर चेक करते हैं, दूसरी हमारी गर्दन के बगल में होती है, गर्दनों के और जबड़े के ठीक नीचे स्थित होती है। उसको अगर आप जोर से हल्का सा प्रेशर देके 2 उंगलियों से दबाएंगे तो नब्ज का आपको एहसास होगा। अगर पीड़ित की नब्ज नहीं चल रही है तो तुरंत सीपीआर दें यदि आप प्रशिक्षित हैं। अगर आपको सीपीआर देना आता है तो आप उसको सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर क्या होता है वो आपको बताया जाएगा आगे। आवश्यकता अनुसार रक्तस्राव, आघात तथा अन्य समस्याओं का उपचार करें। जैसे अगर कोई पीड़ित सांस ले रहा है और उसका खून बह रहा है तो उस समय खून को कैसे रोकना है। सबसे पहला उपचार कुछ खोजना नहीं है, जहां पर भी खून दे उसे जोर से दबाकर रोकें। आपको पता है कि खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और वायु के संपर्क में आने से वो जमने लगता है। तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो अपनी प्रॉपर्टी है कि खुद खून को जमाना शुरू कर देता है। लेकिन हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग में हमें वहां पर प्रेशर देके दबा कर रखना पड़ेगा। इसलिए जहां भी खून बह रहा है तो सबसे पहला हमारा कार्य है कि वहां पर दाब बनाकर रखें। सदमे का इलाज। यदि किसी मरीज को शॉक लगा हुआ है या शरीर में रक्त में प्रवाह में कमी है, अक्सर देखा जाता है लो ब्लड प्रेशर हो जाता है या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या कोई बिजली का झटका लग जाता है या किसी प्रकार का उसे शॉक लग गया, सदमा आ गया, तो इस कभी कभी मनोवैज्ञानिक आघात के बाद भी होता है ये। तो सदमे में एक व्यक्ति को अक्सर उसकी जो त्वचा है वो ठंडी एकदम हो जाती है। आप किसी भी देखेंगे जो व्यक्ति शॉक में है, जिसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए या किसी वो शॉक में चला गया, सदमे में आ गया, उसको आप छू कर देखेंगे तो उसका शरीर जो होगा एकदम ठंडा होगा, उसकी मानसिक स्थिति एकदम बदल जाती है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ रहता है। आपने देखा होगा ऐसी कंडीशन, स्कूल में अगर प्रेयर में खड़े रहते हैं
खड़े खड़े कोई ना कोई बच्चा गिर जाता है, इसी को हम बोलते सदमे, सदमा आ जाना। तो अनुपचारित झटका, आघात, तो त्वचा में जो रंग त्वचा का रंग वो भी पीलापन, उसमें हल्का हल्का पीलापन आने लगता है। तो जिस किसी को इस प्रकार की जो आपको इस प्रकार का कोई भी अगर आपको उसमें गुण दिखाई दे रहा है, कोई भी उसमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति सदमे में है, उसकी त्वचा ठंडी है, हल्का हल्का पीलापन आ गया है और उसके वो चेहरा उसका अवाक है, समझ जाइए वो सदमे में हो व्यक्ति। घुटन का शिकार, घुटन मिनटों में मौत या स्थायी मानसिक मस्तिष्क क्षति का कारण बन सकती है। घुटन हमें कैसे होती है? कुछ व्यक्तियों को किसी बंद कमरे में घुटन होती है, कभी धुएं से घुटन होती है। तो किसी भी एरिया में जब सफोकेशन, जैसे आपकी ऐसी बस में यात्रा कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी भीड़ हो, तो आपको घुटन होने लगती है। तो इससे क्या होता है? इससे स्थायी मानसिक क्षति हो सकती है। जले का इलाज करें। पहले जले का इलाज, पहले और दूसरे डिग्री के जले को ठंडे पानी में डुबोकर या फ्लश करके इलाज करें। जैसे कि जब भी हमारा हाथ जल जाता है किसी भी प्रकार से, बनाते समय या किसी भाप से, या खाना खाते समय किसी गर्म चीज से, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडे पानी में डुबोकर या लगातार उस पर पानी गिराना चाहिए। क्रीम, मक्खन या अन्य मलहम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो उसमें फफोले हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब जल जाता है तो फफोला टाइप का हो जाता है, तो उस फफोले को हमें फोड़ना नहीं चाहिए। 3rd डिग्री बर्न को एक नम कपड़े से ढकना चाहिए। जलने से कपड़े और आभूषण हटा दें, लेकिन जले हुए कपड़ों को हटाने की कोशिश न करें जो जले हुए हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जले हुए कपड़े जो होते हैं आपके शरीर से एकदम चिपक जाते हैं, और जले हुए व्यक्ति एक क्रिटिकल कंडीशन में होता है। अगर आप कपड़े हटाने की कोशिश करेंगे तो उसकी मांसपेशियां भी उसके साथ निकल सकती हैं। इसलिए कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि जो व्यक्ति जल गया है उस जले हुए कपड़े को आप हटाने की कोशिश करें। मस्तिष्क की सामान्य गतिविधि में रुकावट के कारण स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो बहुत अधिक होती है, जिसमें शॉक होता है। जैसे मस्तिष्क में जब हम कोई सामान्य गतिविधि करते हैं तो क्या क्या लगता है? हमें शॉक लगने लगता है, जिसको कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक बोलते हैं। सिर में चोट, कॉन्शियसनेस कंप्रेशन, श्वास रोध, वायु मार्ग में रुकावट, शरीर में अत्यधिक तापमान या ठंडी या गर्मी का एहसास होना, कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ता है हमें। उसके बाद स्ट्रोक आ जाना, खून की कमी, निर्जलीकरण जिसमें दस्त या उल्टी जिसे हम बोलते हैं, मधुमेह मतलब शुगर, जिसको आज की भाषा में हम लोग बोलते हैं शुगर, इसको बोलते हैं मधुमेह। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। उसके बाद नशीली दवाओं की अत्यधिक खुराक लेना, जहर, मिर्गी के दौरे, हिस्टीरिया, भावात्मक मनोवैज्ञानिक। हिस्टीरिया एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक रोग है जो हर व्यक्ति को नहीं होता, और ये असामान्य बीमारी होती है, इसलिए सभी व्यक्तियों को नहीं होती है। बहुत ही मतलब कि अगर 1000 में से किसी एक व्यक्ति को होगी। किसी व्यक्ति के बेहोश होने के बाद निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। बेहोश होने पर क्या क्या होता है? आदमी भ्रम में रहता है, उसको तंद्रा आती है। तंद्रा मतलब क्या होता है? आलस्य, आलस्य, और उसके सर में दर्द रहता है। तंद्रा का मतलब होता है आलस्य। अपने शरीर के कुछ हिस्सों को बोलने या हिलाने में असमर्थता, स्ट्रोक के लक्षण देखें। जब भी आपको किसी प्रकार का स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक या किसी भी तरीके का, तो उसमें हल्का सिर दर्द, आंत या मूत्रालय पर नियंत्रण का नुकसान, दिल की धड़कन जो होती है वो तेज हो जाती है बहुत ज्यादा। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा। ऐसी कंडीशन में हमें प्राथमिक चिकित्सा में क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपातकालीन नंबर 108 पे कॉल करें। सबसे पहला काम, व्यक्ति के वायु मार्ग, श्वास और नाड़ी की बार बार जांच करें। मतलब ये चेक करें कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, उसका वायु मार्ग जैसे मुंह के द्वारा जो वो सांस ले पा रहा है कि नहीं, उसकी नाड़ी चल रही है कि नहीं। अगर नहीं चल रही है तुरंत सीपीआर देना शुरू करें। सीपीआर को अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डियो प्लोनोमरी रेसिस्टेशन, इसको बोलते हैं कार्डियो प्लोनोमरी रिसस
इसी को बोलते हैं CPR। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। ऐसे ऐसे समय पे लोगों की इसने जान बचाई है। इसमें हम क्या करते हैं कि CPR के माध्यम से व्यक्ति के सीने पर दोनों हाथों से जोर जोर से दबाते हैं और 10 से 20 बार दबाने के बाद एक बार मुंह में जोर से, उसके मुंह में अपना मुंह लगाकर जोर से फूंक मारते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर उसकी श्वास कहीं रुकी हुई है या कोई अवरोध है, तुरंत हट जाता है और व्यक्ति की धड़कन शुरू होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। कई बार मरे हुए व्यक्ति को CPR देने के बाद वो जिंदा हो जाता है। ये कब होता है? गोल्डन पीरियड, जिसको आपने बताया था ना, गोल्डन पीरियड वो वाला नहीं, स्टार्टिंग के 30 मिनट। यदि व्यक्ति को कोई दिक्कत आई है तो 30 मिनट के अंदर अंदर अगर उसे CPR दिया जा सकता है तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी में चोट लगने पर पीड़ित का सावधानी पूर्वक आकलन करना पड़ सकता है। व्यक्ति को उल्टा करना पड़ता है। तो पूरे शरीर को एक तरफ एक बार में घुमाएं और रोल करते समय सिर और शरीर का संपर्क सीधा रखना चाहिए ताकि उसको मोच ना आए दोबारा। चिकित्सा सहायता आने तक व्यक्ति को गर्म रखें, मतलब जहां तक हो सके उसे ठंडक से दूर रखें और गर्मी देते रहें। अगर आप किसी व्यक्ति को बेहोश होते हुए देखें तो गिरने से बचाने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि अब गिरने ही वाला है तो उसे दौड़कर उसे बचाएं, पकड़ें। अब व्यक्ति को सपाट फर्श पर लिटाएं और पैरों के स्तर को ऊंचा उठाएं। जैसे जब भी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो जनरली आप देखते हैं कि उसको एकदम सपाट समतल सतह पर लिटा दिया जाता है और उसके पैरों को ऊपर कर दिया जाता है। जो उसके जो पैर हैं, ये ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो उसका खून है वो दिल की धड़कन की तरफ जाए। जितना दिल के पास हमारा ब्लड का संचार होगा उतना उसको होश में आना वापस आएगा। इसीलिए पैरों को ऊपर कर दिया जाता है। यदि लो ब्लड शुगर के कारण बेहोशी की संभावना है तो व्यक्ति को होश आने पर उसे कुछ मीठा या खाने के लिए देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। किसी को अगर लो ब्लड शुगर है तो उसको कुछ मीठा दिया जाता है ताकि उसका जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन हो जाए। और प्राथमिक चिकित्सा देते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए वो तो उसमें अगर आप कुछ भूल भी गए तो चलता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे आप गलती से भी कुछ गलत काम कर देंगे तो वो उसका नुकसान उस मरीज को उठाना पड़ेगा। बेहोश व्यक्ति को कोई भी खाना या पीना नहीं देना चाहिए। कोई व्यक्ति बेहोश है उसको कभी खाने या पीने की चीज उसके मुंह में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो सांस तो ले नहीं रहा है। ऊपर से आप उसके मुंह में कुछ डाल देंगे तो सांस क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा अवरोध हो जाएगी। व्यक्ति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बेहोश व्यक्ति के सिर के नीचे तकिया कभी नहीं लगाए। तकिया लगाने से क्या होता है, जो श्वास नली होती है वो मुड़ जाती है और मुड़ने से क्या होगा, उसको श्वास लेने में दिक्कत आएगी। तो कभी भी जो बेहोश व्यक्ति है उसके सिर के नीचे तकिया कभी नहीं लगाना चाहिए। बेहोश व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ ना मारे और ना ही चेहरे पर पानी छींटे मारकर उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। बेहोश व्यक्ति के अक्सर लोग यही कार्य करते हैं, बेहोश व्यक्ति को तुरंत कहते पानी छिड़को पानी छिड़को। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें उसे स्टडी करना चाहिए कि वो व्यक्ति पहले किस कंडीशन में है, वो किस अवस्था में वहां पड़ा हुआ है। उस वही ABC वाली प्रक्रिया आपको अपनानी है। A फॉर एयर चेक करना है, B से ब्रीथ और C से चेक। मतलब हमें सांस देखनी है कि उसका मुंह खुला हुआ है कि नहीं। B से ब्रीथ मतलब वो उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा है, वो सांस ले रहा है कि नहीं। और उसकी धमनियां नाड़ी चेक करनी है कि उसकी नाड़ी चल रही है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद आगे आप देखिए कि जब भी किसी व्यक्ति को जब सदमा लगता है तो उसे क्या होता है, हमें इस पोजीशन पर लिटानी चाहिए। ये सबसे रिलैक्स पोजीशन होती है जिसमें वो बहुत ही रिलैक्स फील करेगा। अगर उसका सांस नली रुकी हुई है तो सांस नली भी चलने लगेगी और वो अपने आप को आरामदायक महसूस करेगा। उसके जूते उतार देने चाहिए और श्वास नली को अवरुद्ध मार्ग से हटा दें। और आपको CPR के बारे में हम इसमें पूरी जानकारी नहीं दी हुई है इसमें, क्योंकि CPR एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसकी हम थोड़ी आपको डिटेल जानकारी देना चाहते हैं। CPR होता क्या है। CPR इस चित्र में आप देखिए, जैसा ये व्यक्ति है, ये अचेत है और सांस नहीं ले रहा, तो उसने क्या किया, पहले ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है। उसके बाद अगले तीसरे चित्र में देखिए,
कि उसने थोड़ा सा ऊपर उठाने के बाद उसके कपड़े हटा दिए हैं, और कपड़े हटाने के बाद दोनों हाथों को लगाकर उसको जोर जोर से दबा रहा है, और दबाने के बाद उसके मुंह में फूंक मार रहा है। यही प्रक्रिया बार बार करते रहनी जब तक व्यक्ति को होश ना आ जाए। अगर ऐसा करने से भी कार्य नहीं बन रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक झटके दिए जाते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक झटके के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, छाती, दाई छाती के ऊपर तरफ और एक दूसरी पसली की तरफ। ये इक्विपमेंट लगाकर उनको इलेक्ट्रिक झटके दिए जाते हैं, जिससे दिल की धड़कन रिचार्ज हो जाए और उसकी दिल की जो धड़कन है, जो बंद धड़कन है, वो दोबारा चालू हो जाए। तो ये रहा सीपीआर और प्राथमिक उपचार के बारे में। आप जनरली देखेंगे कि कहीं भी आप कार्य करते हैं तो एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ होता है जिसके ऊपर प्लस का निशान बना होता है। इसका मतलब होता है कि उसमें सारी दवाइयां उससे संबंधित रखी हैं। एक फर्स्ट एड बॉक्स में आप देखेंगे कि एक फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसा प्लस का निशान बना होता है। इसका मतलब ही यही होता है कि वो बॉक्स में ऐसे इक्विपमेंट रखे गए हैं जिससे आप आपात स्थिति में अपना उपचार करवा सके। उसमें आपका क्या क्या होता है? उसमें आपके बैंडेज होते हैं, पट्टियां होती हैं, बीटाडीन एक मलहम होता है जो घाव पर लगाने के काम में आता है, बीटाडीन मलहम होता है, और पैरासीटामोल मतलब बुखार की दवाइयाँ होती हैं, पट्टियाँ होती हैं। तो कुल मिलाकर आपको चोट लगी है या आपको बुखार है या कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, उसके लिए उसमें सारे दवाइयाँ उसमें रखी होती है, जीवन रक्षक दवाइयाँ रखी जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स। तो आज का चैप्टर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ये हमारा उससे संबंधित था कि हमें क्या क्या, जो प्राथमिक उपचार के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किसी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार अगर हमें देना है तो कैसे देना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुख्य चीजें आप जान लीजिए कि घटना स्थल पर दिए गए उपचार को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। घटना स्थल पर दिए गए उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। स्वर्णिम समय क्या होता है? स्वर्णिम समय पहला 30 मिनट, मतलब 30 मिनट के अंदर जो भी उसको सहायता दी जा सकती है मैक्सिमम, उसको अगर आपको सीपीआर देना हो, चाहे उसकी पट्टी करनी हो, ऐसा उपचार ताकि उसकी जीवन को बचाया जा सके अस्पताल तक पहुंचाने तक। क्योंकि चोट लगने से लेके अस्पताल तक पहुंचाने में कम से कम आपको 30 मिनट तो लग ही जाते हैं। उस 30 मिनट के भीतर अगर उसे सही प्राथमिक उपचार मिल जाए तो उसका जीवन बच सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, प्राथमिक उपचार से हम किसी का भी जीवन कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आपको जवाब भी देंगे, और अपने सजेशंस दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, समझ सकें। ठीक है दोस्तों, आगे अगली वीडियो में हम सुरक्षा से संबंधित अगली कड़ी में कुछ नई बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।